हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। सॉरी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों के साथ जो मैंने जीएस पेपर 1 की सीरीज शुरू की है, जिसमें नेशनल मूवमेंट चल रहा है, बिल्कुल खत्म होने वाला है। 2-3 इसमें लेसन्स बच गए हैं बस। और जो भी स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 2020 के एग्जाम में यहां से आपको नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। लैंग्वेज सेम नहीं होगा, मैं बार बार कहती हूँ कि लैंग्वेज सेम नहीं होगा, लेकिन नेशनल मूवमेंट में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा जो इस सीरीज में नहीं है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को समझ के अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया तो आप जरूर 2020 में जीएस पेपर 1 के नेशनल मूवमेंट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको अटेम्प्ट करने में सक्षम होंगे। और सिर्फ नेशनल मूवमेंट के ही नहीं, मैंने इसमें जीएस पेपर 1 में जितने भी टॉपिक्स कराए हैं उससे बाहर का ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ ज्योग्राफी वाले पार्ट को छोड़कर मैंने लगभग सारा ही कराया है। तो आप लोग उसके लिए लीजिएगा आर्ट एंड कल्चर, जिस पर कुछ सेशंस में लूंगी आप लोग के, बस वो बाकी है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन। काफी पहले भगत सिंह का योगदान पूछा हुआ है, इस बीच नहीं पूछा गया है। हो सकता है 2020 में भगत सिंह का योगदान आपसे पूछा जाए। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और इस क्रांतिकारी आंदोलन में विशेष रूप से भगत सिंह का जो योगदान रहा उसकी बात करेंगे। तो फैक्चुअल थोड़ा कम होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके पहले काफी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फैक्चुअल कराया था। तो फैक्चुअल कम होगा, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होगा, क्योंकि ये मेंस के लिए है। तो बिल्कुल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोग इस क्लास को लेंगे, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी के बारे में आप जान लीजिए, और मैं रोज बताती हूँ और मुझे मालूम है कि ये जो आवाज है एक दिन आपके दिल तक, दिमाग तक जरूर पहुंचेगी। और वो मेरा, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको सही रास्ते के बारे में बताऊं। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके लिए सही पाथ क्या होगा, सही दिशा क्या होगी, मैं उसके बारे में आपको बताऊं। तो अनअकैडमी ही आपके लिए वो राइट पाथ है जहां से आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो अनअकैडमी पर आइए। यहाँ पर जैसे आप आते हैं, आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं, वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज, आपको सब मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद जो 100+ टॉप के एडुकेटर्स हैं वो सब आप एक्सेस कर पाएंगे, उनके कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे और सब पढ़ पाएंगे। आपको पता नहीं है, आप लोग में से बहुत सारे लोगों को, कि जिन वो टीचर्स जिनको आप यूट्यूब पर देखते हो, इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो सिर्फ अनअकैडमी उनको वहीं पर पढ़ाने के लिए हायर करती है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन पर पढ़ाने के लिए हायर करती है। और वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं और उनके बैच कोर्सेज चला करते हैं अनअकैडमी पर। तो आपको वहाँ बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे। और बाकी आप लोगों में से जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, आप हमसे पढ़ेंगे, पर वहाँ पर आना जरूरी है। तो वहाँ पर आने के लिए आप प्लस और आइकॉनिक 2 तरीका है। तो प्लस लेते हो तो 44,550 रुपये में 1 ईयर का, 64,800 में आपका 2 ईयर का है, और 81,000 में आपका 3 ईयर्स का है। ईएमआई पेमेंट आप कर सकते हैं, ईएमआई बहुत कम है, पर इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करना होगा इसके लिए। तो आप रिंकू लाइव कोड यूज करते हैं तो आप पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, प्लस के अलावा आइकॉनिक भी एक तरीका है अनअकैडमी पर आने का। तो आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलता है जिसके साथ आप डिस्कस करते हुए, बात करते हुए, अपने डाउट्स को दूर करते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।
तो 62,550 रुपीज में 1 ईयर का है, 96,300 में 2 ईयर का है एंड 1,26,900 में आपका 3 ईयर्स का है। तो 3 ईयर्स का जो प्लान है वो उनके लिए है जिनको 2023 में एग्जाम देना है, जो अभी 12th में है या जिन्होंने 12th क्वालिफाई कर लिया है, ये उनके लिए है। सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो सिर्फ ऑप्शनल के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आप लोगों का जो है अपना पॉबेड है, पीएसआई है, पीएसआईआर है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैं सोशियोलॉजी और जो हिस्ट्री करा रही हूँ, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, जूलॉजी जंतु विज्ञान, एग्रीकल्चर कृषि, मैथ्स, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, मैथिली साहित्य, हिंदी साहित्य, कन्नड़ साहित्य, इंग्लिश साहित्य, ये प्रमुख रूप से हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो एक साल का आपका 24,750 रुपये में, 24,750 रुपये में आपका एक साल का है। ठीक है, तो एक साल से कम मत लेना, बाकी 24 मंथ्स का भी है और 36 मंथ्स का भी है, पर मिनिमम इसको तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मेरा ये कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और क्यों रिंकू लाइव कोड यूज करना है? तो रिंकू लाइव कोड आपको इसलिए यूज करना है क्योंकि आपको जगह जगह पर, हर स्टेप पर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे डाउट्स आएंगे आपके मन में तैयारी के दौरान, उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप मेरे कोड से आते हैं तो आपके पास मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर होगा, और कभी भी जब भी आपको डाउट आएगा आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैंने एक ग्रुप बनाकर रखा है जिसमें मैंने अपने सभी सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट को ऐड कर दिया है, और मैं हमेशा मेरे कोड से आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा उनके टच में रहती हूँ, और हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा उनको मदद करूँ। तो हर तरह से कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगी। तो रिंकू लाइव मेरा कोड याद रखिए, इस कोड से आते हैं तो आपको ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो स्वतंत्रता आंदोलन में कई लोगों का योगदान रहा, कई लोगों का। जैसा कि 2019 में क्वेश्चन ही आया हुआ था कि विभिन्न स्वर रहे, तो उन्हीं स्वरों में एक नया स्वर था, एक नया पहलू जुड़ा, जिसे हम कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। और बहुत सारे ब्रिटिश लेखक हैं जो इसको कहते हैं क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन, लेकिन नहीं, इनके लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करना इनके त्याग का अपमान करना है। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो है, क्रांतिकारी आंदोलन राजनैतिक गतिविधियों का एक ऐसा रूप था जिसे राष्ट्रीय युवा वर्ग ने अपनाया। और ये जो राष्ट्रीय युवा वर्ग था, उसको कभी मौका नहीं मिला था, अपना वीरता दिखाने का, अपनी रचनात्मकता दिखाने का उनको अवसर नहीं मिला था जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी। न तो कांग्रेस में उनको कुशल नेतृत्व मिला, कांग्रेस में भी उनको कुशल नेतृत्व नहीं मिला, जो और वामपंथी पार्टियां बनी थी उसमें भी उनको कुशल नेतृत्व नहीं मिला, स्वराज पार्टी देने में भी नाकामयाब रहा। जो भी उस समय राजनीतिक संगठन थे, गतिविधियां थी, उसमें इनको संतुष्टि नहीं मिली। वैसे क्रांतिकारी आंदोलन उदय का जो अगर मुख्य हम लोग कारण देखें तो बिल्कुल अगर वैसे ही था जैसे उग्र राष्ट्रवादी धारा का उदय हुआ। जिस कारण से उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है भारत में, वो बस वही कारण थे क्रांतिकारियों के उदय में। जैसे उग्र राष्ट्रवादी जो थे वो संतुष्ट नहीं थे, जो नरम दल के जो लोग थे, जो उदारवादी लोगों की कांग्रेस में जो उदारवादी गतिविधियां थी,
उनसे वो संतुष्ट नहीं थे, उनके तरीके, उनके कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने एक दूसरा, मतलब बहुत उन लोगों ने एक कहा कि एग्रेसिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से ये आंदोलन चलना चाहिए और ये देश हमारा है, उस अधिकार से, उस अधिकार से हमको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो ये उग्र राष्ट्रवाद था, और बिल्कुल यही कारण रहा क्रांतिकारी आंदोलन के उदय में। ये लोग ना तो कांग्रेस के आंदोलन से संतुष्ट हो पा रहे थे और ना ही और आंदोलनों से जो उस समय चल रही थी। इनको ऐसा लग रहा था कि सशक्त तरीके से कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अपनी मांग नहीं रख पा रहे। हालांकि ये एक बार असहयोग में, इन्होंने सब स्वदेशी आंदोलन में और असहयोग आंदोलन में, ये दो मुख्य आंदोलन रहे जिसमें क्रांतिकारियों ने पूरा पार्टिसिपेशन किया था, पूरी तरह से भाग लिया था। लेकिन इन दोनों आंदोलनों ने उनको बिल्कुल, आप ये समझ लो कि आधे रास्ते पर छोड़ दिया, मंजिल तक ये दोनों आंदोलन नहीं पहुंचा और ये भी ठगे से रह गए। तो मतलब मैं कह रही थी कि उग्र राष्ट्रवाद का जो वजह रही उग्र राष्ट्रवाद के उदय में, ठीक वैसे ही क्रांतिकारी दल के रूप में कुछ लोग आए। दोनों में अगर अंतर क्या था, तो दोनों में ही एक अंतर बस था कि उग्र क्रांतिकारी जो थे वो शीघ्र परिणाम चाहते थे, क्रांतिकारी शीघ्र परिणाम चाहते थे, और जो राष्ट्रवादी थे वो सशक्त तरीके से ये संघर्ष चलाकर, लेकिन वो जो है अपना एक स्ट्रैटेजी बनाकर वो चलना चाहते थे, चल रहे थे। तो ये जो क्रांतिकारी थे, इनका ये सोचना था कि अंग्रेजी शासन पार्श्विक बल पर टिका हुआ है, ये सेना की मदद से, पुलिस की मदद से आवाज को दबाते हैं, लोगों का दमन करते हैं, और बस ये ऐसे ही चल रहे हैं। तो इनको खत्म करने के लिए, स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए भी पार्श्विक बल का ही प्रयोग करना होगा। तो इनके बीच एक प्रचलित सिद्धांत था, एक प्रचलित नारा था कि तलवार हाथ में लो और सरकार को मिटा दो। तलवार हाथ में लो और सरकार को मिटा दो, खून के बदले खून। इसमें ये जो है व्यक्तिगत वीरता में विश्वास करने लग गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो आंदोलन रहे जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा क्रांतिकारियों की सोच को बदलने में, या आप ये कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों को अपने तरीके से अपनी दिशा में बढ़ने को इन दोनों आंदोलनों ने मजबूर कर दिया। तो बंगाल विभाजन में ये सभी क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया, क्योंकि जो बंगाल का जो विभाजन था, बंगाल के विभाजन ने बहुत सारे भारतीयों को दुख पहुंचाया था, बहुत सारे भारतीयों के दिलों को ठेस पहुंचाया था। और क्रांतिकारी जो कि इसके पहले से ही संगठन बना चुके थे, कई संगठन, अनुशीलन समिति, महाराष्ट्र में अभिनव भारत, जिनके बारे में मैं आज थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगी, इन सब का गठन हो चुका था। लेकिन जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन ने इस भावना को और उभार दिया, और इसमें क्रांतिकारियों ने भाग भी लिया। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ काम किया था, पर उनको कुशल नेतृत्व नहीं मिला था इसमें। तो इन्होंने इनका जो तरीका रहा, अपने गुप्त संगठन बनाए, किसी भी तरह से फंड अरेंज किया, हथियार एकत्रित किए, सरकारी खजाने को लूटा, बदनाम अंग्रेज अफसरों को मारा, जितने भी देशद्रोही थे उनकी हत्याएं की। यही इनका तरीका रहा। ठीक है, ये भगत सिंह का एक थॉट है कि व्यक्तियों को कुचल कर भी आप उनके विचार नहीं मार सकते।
व्यक्तियों को कुचल कर भी आप उनके विचार नहीं मार सकते। तो ये जो क्रांतिकारी थे, जो इन पर दमन चक्र भी सरकार बहुत चला रही थी, बहुत ज्यादा, उसी पर इन्होंने कहा था। तो खैर, हम बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलनों की। तो बंगाल विभाजन ने इनकी भावनाओं को उभारा। संगठन तो कुछ बन गए थे। जो युवा थे ये महसूस करने लग गए थे कि ब्रिटिश सरकार, ब्रितानी शासन सही नहीं कर रही है, ये अन्याय पर आधारित शासन है, ऐसा महसूस कर रहे थे। लेकिन बंगाल विभाजन ने उनको जो है और भड़का दिया, एक तरह से आग में घी का काम किया। इसके अलावा और क्या कारण रहे? तो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में आप देखोगे तो चारों ओर आपने देखा कि मतलब असंतोष था, चारों ओर असंतोष था। सबसे जरूरी तो यह है कि उस समय लोग मर रहे थे, आम जनता मर रही थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को साम्यवादी आंदोलन में बताया कि साम्यवादी आंदोलन का भी यही कारण रहा कि उस समय जो है अकाल, भूकंप, महामारी, इस तरह के प्रकोप बढ़ रहे थे। शासन राहत बचाव कार्य कुछ खास नहीं कर रही थी। उनको भारतीयों के मरने से, भारतीयों की गरीबी से उनको कोई लेना देना नहीं था, वो अपने स्वार्थ पर चल रही थी। तो इनके प्रति इनकी दुर्दशा को देखकर आप कह लीजिए क्रांतिकारियों के मन में एक गुस्सा, एक असंतोष की भावना आई, क्योंकि इनका ये मानना था और ये विश्वास था और ये सभी समझ रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ विदेशी शासन की वजह से ये हो रहा है। तो उन्होंने इन सभी घटनाओं ने उनको और भड़काया। इन सभी घटनाओं ने भी, उसमें आपका ये जो गतिविधियां रही इन क्रांतिकारियों की, वो सबसे अधिक महाराष्ट्र आप कह सकते सबसे पहले भी महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में फैली। इसके अलावा देश के अन्य भागों में भी फैली है, अन्य भागों में भी क्रांतिकारियों ने संगठन बनाए थे। तो इसमें आपका मैंने अभी आपको बताया कि कारण क्या रहे क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का। तो मैंने आपको बताया कि क्रांतिकारी आंदोलन का उदय ठीक वैसे ही हुआ जैसे उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, ठीक वैसे ही हुआ। जो इसमें ब्रितानी शासन से असंतुष्टि, देश की तत्कालीन व्यवस्था से असंतुष्टि, और कोई भी ऐसी राजनीतिक संगठन उनको नहीं मिला जो उनको संतुष्ट कर सके, उनको कुशल नेतृत्व दे सके, और ये भी विदेशी घटनाओं से प्रभावित थे। तो ये सभी कारण रहे क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का। और इनकी कार्य प्रणाली क्या थी, किस तरह से इन्होंने कार्य किया? तो ये पत्र छापते थे, छोटे छोटे समाचार पत्र छापते थे, या एक उसको पैम्फलेट कहा करते थे, पैम्फलेट बनाते थे, दीवारों पर रात में जगकर या मतलब अंग्रेजों से बचकर उसको चिपकाते थे। तो ये इन सब चीज मतलब पत्र, पैम्फलेट्स के जरिए ये मतलब लोगों के मस्तिष्क में जो दासता के प्रति घृणा उत्पन्न करना था, जो धीरे धीरे यूज टू हो रहे थे, धीरे धीरे अब उनकी आदत में अब शामिल हो रहा था, उनकी मन को झंझोड़ना और दासता के प्रति उनके मन में घृणा उत्पन्न करना एक उद्देश्य था इनका। संगीत के द्वारा, नाटक, साहित्य के द्वारा जो बेकारी थी भारत में उस समय फैली हुई थी, जो भूखमरी भारत में फैली हुई थी, तो ऐसे लोगों को जो बेकारी से त्रस्त थे, भूख से त्रस्त थे, ऐसे लोगों को नीडर बनाकर उनमें मातृभूमि और स्वतंत्रता की भावना को भरना, मातृभूमि के प्रति प्रेम को जगाना और उनको लड़ने के लिए उत्साहित करना कि तुम्हारे दुख का जो कारण है, जो तुम्हारे दुख का कारण है, उसको सबसे पहले उसको दूर करो। हम इनकी कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं। बम बनाना, बंदूकें वगैरह सब चोरी करना, चुपके से हथियार प्राप्त करना, विदेशों से शस्त्र प्राप्त करना,
ये सब इनका एक तरीका था। विदेशों में कई संस्थाएं थी, इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि विदेशों में किस तरह से चल रहा था। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन देकर जाऊंगी। चंदा करना, चंदा से, दान से, और डकैतियां डाला करते थे। क्रांतिकारी डकैतियां ये होती थी, ये आम लोगों को इसमें नहीं सताना होता था, इसमें उन लोगों के यहाँ डकैती ये डालते थे जो शोषक वर्ग थे और अंग्रेजी शासन के जो समर्थक थे, वैसे अपने धन का प्रबंध करते थे ये। तो इसमें सबसे पहला जो धारा हमने देखा उसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने 1908 में अंग्रेज अधिकारी की हत्या की, किंग्सफोर्ड की, सबसे पहला ये देखा गया। वैसे जैसे इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से मानी जाती है, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से मानी जाती है। वहां पर जो नेता थे चापेकर बंधु, वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर, ठीक है, ये इन्होंने इसको किया। उनके और श्यामजी कृष्ण वर्मा थे जो कि विदेशों में थे, लंदन में थे, लेकिन उनको भी उनका भी सपोर्ट रहा। तो महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं ने इसकी शुरुआत की और फिर तिलक भी महाराष्ट्र से ही थे। वो जब वहां पर क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ, ये गतिविधियां शुरू हुई, तो तिलक ने अपने पत्र मराठा केसरी में कहा कि नहीं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को कहा कि नहीं, उन्होंने अच्छा किया। और मराठा और केसरी में वो खूब जोशीले भाषण लिखा करते थे, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेजी शासन के अधीन जो जुल्म हो रहा था, जिस तरह का अत्याचार चल रहा था, उस पर लिखते थे। तो तिलक की ये जो रचनाएं थी, उनसे क्रांतिकारियों को बहुत प्रेरणा मिली और खूब प्रोत्साहित हुए वो। इसीलिए तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक की गिरफ्तारी से भी नाराज हुए थे महाराष्ट्र के जो क्रांतिकारी थे। तो महाराष्ट्र में जिस संगठन ने काम किया वो थी अभिनव भारत। एक्चुअली सबसे पहले 1904 में सावरकर ने मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया। ये संगठन इन्होंने, जिस तरह मैजिनी ने इटली में तरुण इटली बनाया था, उसी के तर्ज पर उन्होंने बनाया था। और फिर जल्दी ही ये अभिनव भारत में प्रवर्तित हो गई। तो ये अभिनव भारत के नाम से ही जाना गया। और महाराष्ट्र में इसने सभी क्रांतिकारी गतिविधियों को इसने जो है चलाया। तो इस संस्था ने विदेशों से अस्त्र मंगवाए, बम बनाने का तरीका सीखा रूसियों की सहायता से। कई सारे इनकी गुप्त संस्थाएं थी, बंबई, पूना, नासिक, नागपुर, कोल्हापुर, कई जगहों पर ये सक्रिय रहे ये, ठीक है। और अब बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो बंगाल में भी जैसे एक दूसरा धड़ा रहा क्रांतिकारी आंदोलन का, और इसका जो है सूत्रपात कहे तो सतीश चंद्र बसु और प्रमथ नाथ मित्र, ये बैरिस्टर थे और इन लोगों ने मिलकर अनुशीलन समिति का गठन किया, अनुशीलन समिति का, ठीक है। और अनुशीलन समिति ये कलकत्ता की रही, और इसमें अनुशीलन समिति का तो अभी गठन ही जस्ट हुआ था, पर तभी बंगाल विभाजन की जो योजना आई, इसने उनकी जन आक्रोश को बढ़ा दिया और उस पर भी दमनात्मक कार्रवाई अलग, सरकार दमन चक्र पर अलग उतारू थी। तो इसने लोगों के भावनाओं को भड़काया। फिर इसमें जुड़े बारिंद्र कुमार घोष, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। तो बारिंद्र कुमार घोष ने 1905 से भवानी मंदिर नामक जो है इन्होंने अपना वो प्रकाशित करना शुरू किया, एक पुस्तिका, ठीक है, पुस्तिका प्रकाशित किया और भवानी मंदिर नाम से ये अखबार निकालने लग गए। इसने क्रांतिकारी आंदोलनों को और भी बढ़ाया बंगाल के भीतर। तो ये क्योंकि मेंस है तो इसमें बहुत फैक्चुअल नहीं जा रहे, नहीं तो आपको बहुत फैक्ट्स मैंने इस पर दिए हैं आप लोगों को पहले, तो मेरे पहले का जो राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास देखना।
और फिर 20वीं सदी में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो इससे बंगाल में जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और शक्तिशाली रूप में उभरा। ठीक है, अब इसमें स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस के नेतृत्व में ये चले, कांग्रेस के नेतृत्व में चले। ठीक है, ये मतलब इसमें कई बार आपको ये फेज दिखेगा क्रांतिकारी आंदोलन में कि कई बार कांग्रेस के साथ चले, उनके सहयोग से चले, कई बार समानांतर पटरियों पर ये लोग एक साथ आए, लेकिन हर बार निराश होकर ये फिर वीरता की राजनीति पर उतर जाते थे, हर बार। तो ये जो है, जो 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ, उसकी आक्रोश ने वहां पर गतिविधियों को बढ़ाया, क्रांतिकारी गतिविधियों को। अगर हम लोग पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो है ये वहां पर 1907 के आसपास वहां पर एक औपनिवेशिक विधेयक आया था, उसको लेकर बहुत रोष था। और इसमें उस समय भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पंजाब में इस ये एक तरह से इन भावनाओं का प्रसार किया, आप ये समझ लो। इन लोगों ने मद्रास की हम लोग बात करते हैं तो मद्रास में बिपिन चंद्र पाल ही, उन्होंने दौरा किया वहां का। ठीक है, वहां पर दौरा किया और अरविंद घोष के विरुद्ध गवाही न देने के कारण उन्हें 6 माह का दंड भी दिया गया, 6 माह का दंड भी दिया गया। तो जल्दी ही वहां पर कारावास से जब वो छूटे तो उनके सम्मान में जो वहां के स्थानीय क्रांतिकारी थे, सुब्रमण्यम स्वामी, चिदम्बरम पिल्ले, तो उनके स्वागत का आयोजन किया गया। और फिर 12 मार्च 1909 को दोनों को फिर बंदी बना लिया गया। इसी की वजह से वहां पर टिनेवेली उपद्रव हुआ, टिनेवेली उपद्रव। आपका एक क्वेश्चन आया तो इस पे, जैसे बंगाल, पंजाब, मद्रास, अगर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के भी कुछ पार्ट थे, उत्तर प्रदेश बिहार में भी, लेकिन मुख्य रूप से यही प्रांत थे जहां पर क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार इतना ज्यादा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि विदेशों में भी रहा। तो यहां से आपका 2007, मैं अभी लास्ट में वो क्वेश्चन दिखाऊंगी आप लोगों को, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का। तो ये भारतीय ही वहां पर जाकर, विदेशों में जाकर चला रहे थे इसको। कुछ विदेशियों का साथ मिला, लेकिन ये भारतीय ही थे जो वहां पर चला रहे थे। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने वहां पर नेशनल होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी वहां पर, मतलब उसको हम इंडिया हाउस के नाम से ज्यादा जानते हैं, यहां से कंफ्यूज हो गया, मतलब एक तरह से इंडिया हाउस कहा गया, इंडिया हाउस। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, जब बीडी सावरकर को जब देश निकाला दिया गया तो बीडी सावरकर को इन्होंने ही अपने यहां पर रखा था। और सावरकर जो जाकर वहां पर उन्होंने 1857 की क्रांति पर जो किताब लिखी थी और वहां क्रांतिकारियों की सहायता के लिए कार्य वहां से करना शुरू कर दिया इन्होंने। इसी तरह से वहां पर जो मदन लाल ढींगरा हैं, लंदन में ही मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली, कहीं कहीं विली पढ़ते हो, कहीं कहीं वायली पढ़ते हो, कर्जन वायली को, जो कि मतलब भारत मंत्री कार्यालय में एडीसी थे। आप लोग को याद है ना कि 1858 के एक्ट से एक भारत सदन बना था, जिसमें एक होता था मंत्री, जिसको इंग्लिश में कहते थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और इसको हेल्प करने के लिए 15 लोगों की काउंसिल दी गई, 15 और लोग दिए गए। तो ये जो सदन था, ये ही भारत के लिए नीतियां बनाता था।
ये भारत के मामलों के जानकार होते थे। सबसे पहले ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाते थे। उनमें से एक को भारत मंत्री बना दिया जाता था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और फिर उसको हेल्प करने के लिए 15 और लोग दिए जाते थे। सारे इंडिया के लिए डिसीजंस ये लेते थे बिना इंडिया के सिचुएशन को देखे। वायसराय जो है यहाँ का रिपोर्ट करता था, उन्हें यहाँ के बारे में सब कुछ बताता था। तो उसी में मदन लाल धिंगरा थे। मदन लाल धिंगरा क्योंकि उन्होंने भारत के लिए गलत नीतियां बनाई थी ये कह के 1909 में 1 जुलाई 1909 में करजन वायली की मदन लाल धिंगरा ने हत्या कर दी कि करजन वायली ने भारत के लिए नीतियां सही नहीं बनाई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग, इसी में एक लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया। तो गदर पार्टी जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जहां जहां पर भी ब्रिटिश उपनिवेश है और जहां जहां पर ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय सेना है, यानी इंडियंस हैं सेना में, उनसे संपर्क करना और वहां पर विद्रोह करवाना। इनका ये पूरा विश्वास था कि अंग्रेज इसीलिए चल पा रहे हैं। अंग्रेज इसीलिए चल पा रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना उनको मदद दे रही है, और उसमें सबसे ज्यादा संख्या में कौन शामिल होते हैं? भारतीय। तो ये उनका उद्देश्य था, सशस्त्र क्रांति और सेना की मदद से। उसके लिए ये गदर नाम का एक पत्रिका निकालते थे और वो कई भाषाओं में, ठीक है, कई भाषाओं में निकालते थे और उससे वो लोगों के बीच बांटते थे। भारत भी आता था और भारत के लोगों को एकदम उद्वेलित कर देता था, उद्वेलित। तो ये कुछ आपके विदेशों में था। विदेशों में इसमें एक दो चीज छूटा हुआ है, जैसे आप मैडम ब्लावत्स्की वाला भी डाल देंगे कि मैडम ब्लावत्स्की ने किस तरह से पेरिस में क्रांतिकारियों के सम्मेलन में गई थी, भारत के लिए झंडा फहराया था। ये सब जो है वहां पर, ये आजकल थोड़ा ऑक्सीजन वो कम हो जाता है। फैन वैन चलना बंद हुआ है ना, तो फैन वैन चलना बंद हो गया है, हवा आती नहीं है, वेंटिलेशन है नहीं रूम में, तो वो ऐसा लगता है कि रह रहे कि बस सांस नहीं लिया जा रहा हो, तो वो उसमें निकलता है। अब देख लेते हैं भगत सिंह के योगदान को। ठीक है, तो भगत सिंह पर खास तौर पर आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, इस पर एक क्वेश्चन आपका आ चुका है 2007 में। 2007 में क्वेश्चन आपका आया है कि विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसने अपने जड़ फैलाए। तो आपको भारत का भी, ऐसे प्रश्न में आपको भारत का भी बताना है और विदेशों का भी बताना है। और इसके बाद आपका भगत सिंह का योगदान पूछा हुआ है, पर इसको कई साल हो गए, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपसे दोबारा पूछा जाएगा ये। तो राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह का योगदान क्या रहा, इस पर करते हैं। तो ये जो है भगत सिंह, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये क्रांतिकारी जो चरित्र रहा, जो क्रांतिकारी आंदोलन रहा, ये उसका चेहरा बन गए थे। भगत सिंह उसका चेहरा बन गए थे। और वो जितने भी ऐसे लोग थे, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन चला उसमें गांधी, जिस तरह से गांधी चेहरा बन गए थे, उसी तरह से क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह बन गए। भगत सिंह तो ये जो है, इन्होंने क्या था, इन्होंने गांधीवादी दर्शन को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, जो अहिंसावादी दर्शन था बिल्कुल भी। और जो कांग्रेस का जो सुधारवादी मतलब रूप था कि हमेशा सुधार के लिए जो करती थी, उससे बिल्कुल इनकी यह सहमति थी कि आप क्यों अंग्रेजों से, क्यों सुधार के लिए आप बार बार लड़ रहे हो। और ये मार्क्सवादी
कम्युनिज्म में बिलीव करते थे, मार्क्सवाद साम्यवाद में इनका विश्वास बढ़ गया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी, मैं नास्तिक हूँ, मैं क्यों नास्तिक हूँ, जेल से। तो ये नास्तिकता भी आ गया था इनमें, नास्तिकता भी आ गया था। इनको लगता था जब तक गरीबी है, भूखमरी है, देश परतंत्र है, तब तक इसके लिए लड़ना है और इसको खत्म करना ही पूजा है। दबे और अपमानित लोग जो हैं उनकी गरिमा बढ़ाने के लिए जो क्रांतिकारी तरीके थे उनमें इनका विश्वास था। ठीक है, और इनका कहना था कि क्रांति के सभी जनसिद्ध अधिकार, ऐसे सभी विचार भगत सिंह के नजदीक मतलब इनका उदय हुआ था, आप ये कह सकते हैं। तो इनका ये था कि परतंत्रता नहीं, परतंत्रता सबसे बुरी चीज है और किसी भी तरह से इस परतंत्रता को उखाड़ फेंकना है। तो आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो आपको याद रह जाएंगे एग्जाम में लिखने के लिए कि भगत सिंह का योगदान रहा क्या राष्ट्रीय आंदोलन में। तो भगत सिंह स्वदेशी के समय तो बहुत छोटे थे, चाचा वाचा लोग थे इनके, अजीत सिंह। लेकिन जब ये बड़े हुए तो गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था, और गांधी ने जब असहयोग आंदोलन छेड़ा था तो भगत सिंह ने उसमें पूरे जोश के साथ एकदम बढ़ चढ़कर भगत सिंह ने हिस्सा लिया था इसमें। मैंने बताया ना कि ये जैसे दो चलता है क्रांतिकारी, एक प्रथम विश्व युद्ध के पहले और दूसरा बाद। तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले गांधी नहीं थे, स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन से जो असंतुष्ट जो युवा रहे, पहले से ही संगठन बन गए थे, बंगाल विभाजन ने इनको और भड़काया। फिर कुछ स्वदेशी आंदोलन में शामिल भी हुए। फिर आंदोलन जब किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाया, कोई उनका नेतृत्व देने वाला नहीं रहा, तो वो वीरता की राजनीति करने लगे थे ये देश प्रेमी युवा। द्वितीय भी ये जो है, जो दूसरा मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो दूसरा फेज शुरू हुआ, तो दूसरे फेज में ये शुरू हुआ असहयोग की बात। तो उसी में भगत सिंह का भी रहा। जब असहयोग आंदोलन में सभी मतलब जितने स्वर थे सारे एक साथ आकर मिल गए थे, गांधी जी ने 1 साल में स्वराज का नारा दिया, 1 साल में स्वराज। अब ठीक है, तो ये जो है ये अब जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस लिया वैसे ही फिर भगत सिंह जैसे लोग एकदम कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अब इनको कोई आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो जब उन्होंने असहयोग आंदोलन समाप्त किया तो अहिंसात्मक आंदोलन से इन लोगों का विश्वास उठा और इन्होंने फिर क्रांति का मार्ग अपना लिया। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक प्रमुख सदस्य थे। सबसे पहले एचआरए बना था, आपको पता है एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये भगत सिंह का प्रभाव था कि इसमें एस जुड़ गया, एस, तो ये एचएसआरए हो गया। तो ये एचएसआरए में ये एस का मतलब सोशलिस्ट जो जुड़ा, तो ये भगत सिंह कहते थे मैं समाजवादी हूं। तो ये उसके प्रमुख सदस्य होते थे। बाकी चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग इसके महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे। ठीक है, तो
जो क्रांतिकारी गतिविधियों की जो शुरुआत होती है वो काकोरी कांड से होती है, और चंद्रशेखर आजाद वगैरह सब शामिल थे इसमें। लेकिन इस अंजाम दिया था, जो अंजाम दिया था वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिरी ने इसको अंजाम दिया था। ये 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन लूटी गई थी। ठीक है, ये ट्रेन लूटी गई थी काकोरी नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर, और इसमें इसमें जितने लोग थे वो पकड़े गए। ठीक है, पकड़े गए और उनको फांसी दी गई थी। फिर उसके बाद ही HSRA की स्थापना हुई थी। उसके बाद ही ये वो HRA के तहत हुआ था, जो वो घटना है वो HRA के तहत हुआ। इसके बाद फिर HSRA का गठन हुआ। इसमें भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स को मारा। ठीक है, सैंडर्स को। और इसमें आपका ये दिसंबर नहीं है, ये नवंबर, ठीक है, नवंबर है। ये जो डेट है, एक सेकेंड, क्योंकि ये दिन उन्होंने ही चूज किया था। उन्होंने ही ये दिन चूज किए। दिन चूज कौन सा किया था? जिस दिन लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, ठीक उसके अगले महीने, उसी दिन को, ठीक है, उसी दिन को उन्होंने मारा था। तो ये 17 नवंबर है लाला लाजपत राय का, तो 17 दिसंबर 1928 को इन्होंने मारा था। ठीक है, तो डेट एकदम ठीक है, 17 नवंबर को मारा था, इनकी मृत्यु हुई लाला लाजपत राय की, और 17 दिसंबर को इन्होंने सैंडर्स को मार दिया था, जिन्होंने लाठीचार्ज ऑर्डर किया था। ठीक है, जिन्होंने लाठीचार्ज ऑर्डर किया था, मतलब जिसने कहा था, वो साइमन, आपको कहानी मालूम ही होगी, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में जो भीड़ जा रही थी उसकी अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे। जो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट था उसने कहा, लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। इतनी लाठियां पड़ी थी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो इन लोगों ने सैंडर्स को मार दिया। उस सैंडर्स को ठीक अगले महीने उसी दिन को, सैंडर्स को मारने के बाद जो ब्रिटिश सरकार जो है, खूब धरपकड़ उसने शुरू किया, और सारे नवयुवकों को उठा कर घरों में जेलों में ठूसना शुरू किया। घरों में घुस घुस कर पकड़ती थी, जेलों में ठूसती थी। निर्दोष युवक को वो प्रताड़ित कर रही थी। और उसी बीच ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया इन लोगों ने, लेकर आई। मतलब अभी पास किया, उसको तो फेल किया था ये स्वराज पार्टी ने पास नहीं होने दिया था, फिर बाद में इन लोगों ने लागू कर ही दिया था। तो तब तक जब वो लोग भी असेंबली में जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया और ट्रेड डिस्प्यूट बिल आया, उसका भी विरोध करने के लिए इन लोगों ने सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। असेंबली खाली थी, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, उन्होंने कहा। उन्होंने जेल में भी फिर उनको पकड़ लिया गया था। भगत सिंह ने बम इसीलिए फेंका था कि वो गिरफ्तार हो सके, अपनी गिरफ्तारी देना उनका मकसद था। तो जेल में इन्होंने एक किताब लिखी थी कि मैं नास्तिक क्यों मैं नास्तिक हूं। खूब मुकदमा चला था, लंबा मुकदमा चला था। जब ये लोग जेल से कोर्ट की तरफ जाते थे, पब्लिक रास्ते में खड़ी रहती थी, हाथों में फूल लेकर, खाना लेकर। पूरा देश एकदम बिल्कुल जो है राष्ट्रवाद की लहर फैल गई थी लोगों में, और भगत सिंह की इस त्याग ने लोगों को हिला के रख दिया था। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब इन तीनों जब हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए 23 मार्च 1931 को, तो उसके बाद पूरा देश सोचता रह गया
पूरा देश सोचता रह गया कि इतना त्याग मातृभूमि के लिए, तो फिर ये आजादी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो भगत सिंह ने मर कर लोगों को जगा दिया। तो इनका महत्व, जो भगत सिंह का जब रोल पूछता है, तो आप ये समझ लो कि इनका महत्व इस बात में है कि मतलब इन्होंने एक तरह से जो क्रांतिकारी क्या सोचते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ हिंसा नहीं करते, इनका अपना एक सिद्धांत है, एक ढर्रा है, एक तरह से इन्होंने उसको स्थापित किया। तो ये जो है मतलब पूरे क्रांतिकारी चरित्र और तेवर के प्रतीक बन गए। और ये एक चिंतक तो थे ही, ये चिंतक थे ही। इन्होंने हर चीज पर लिखा, क्यों समाजवाद चाहिए, समाजवाद क्यों। ये हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन क्यों शस्त्र उठाना पड़ा। ये सभी बातें उन्होंने अपनी किताब में लिखी। जो अगर इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड में इनके चाचा खुद ही अजीत सिंह जो थे, वो पंजाब में एक अच्छे वो क्रांतिकारी के तौर पर स्थापित नेता थे, ठीक है। तो ये बचपन से ही उनसे मिलते रहे, देखते रहे, उसी पृष्ठभूमि में रहे। और मतलब इनकी शिक्षा दीक्षा, भारत में क्रांतिकारियों के साथ इनका संपर्क, क्रांतिकारियों की रचनाओं ने, जैसे भगवती चरण बोहरा, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, ऐसी किताबें जिन्होंने बहुत प्रभावित किया भगत सिंह को। और इन सभी किताबों ने, उस माहौल ने, परिस्थिति ने इनको क्रांतिकारी बनने में अपना योगदान दिया, क्रांतिकारी बनाने में, ठीक है। तो भगत सिंह की जो सोच थी, ये अंग्रेजी राज को अनैतिक कहते थे, जिसका कोई नैतिक आधार नहीं है और ना ही यह औचित्यपूर्ण है। हमारे देश में ये विदेशी आखिर कर क्या रहे हैं, और शासन अगर कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, इसमें भारत के विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल अनौचित्यपूर्ण है। और उसको एकदम विदेशी राज को, परतंत्रता को ये बहुत बुरा समझते थे, और ये चाहते थे कि स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हो उसमें कोई समझौता ना हो, स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं। और क्योंकि समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, तो किसानों और मजदूरों के शोषण के खिलाफ थे ये, ठीक है। किसानों मजदूरों के शोषण खिलाफ थे। गांधीवादी तरीका इनको पसंद नहीं था। जो गांधीवादी तरीका था, जो नीतियां थी, वो इनको इम्प्रेस नहीं करते थे, ठीक है। तो मतलब ये है कि भगत सिंह एक ऐसे छवि हैं, एक ऐसा चेहरा है भगत सिंह, एक ऐसे चेहरा है कि जब भी हम क्रांतिकारी आंदोलन सोचते हैं तो सबसे पहले हम भगत सिंह का चेहरा याद आता है। तो वो एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो उस समय के क्रांतिकारी आंदोलन को अपना प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। क्रांतिकारी आंदोलन के त्याग को, उनके बलिदान को एक तरह से इन्होंने उजागर कर दिया। इनके जैसे कई लोग मारे गए थे, सिर्फ भगत सिंह नहीं मारे गए। जब आप पढ़ते हो ये फेज, तो बहुत सारे युवा मारे गए, बहुत सारे युवाओं को फांसी दे दी गई, ठीक है। लेकिन भगत सिंह ने जिस तरह से फांसी के पहले जो वो सजा सुनाई गई, उसके पहले कई दिन जो पेशी हुई, और भगत सिंह ने अपनी बात जिस तरह से रखी, तो भगत सिंह लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए। नहीं तो इनकी तरह ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये देखो अभ्यास प्रश्न, ये आपका 2007 में आया था कि स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के उद्देश्य को
भगत सिंह द्वारा निरूपित क्रांतिकारी आतंकवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो मतलब बेसिकली वही भगत सिंह ने जो शुरू किया, भगत सिंह ने जो आंदोलन शुरू किया, उसके साथ साथ जो क्रांतिकारी आंदोलन रहा। तो यूपीएससी क्वेश्चन में हमेशा आतंकवाद जोड़ती है, क्योंकि जो अभी के जो आतंकवादी है ना, उनका भी कुछ कुछ वैसे उस समय के लोगों जैसा ही है तरीका, थोड़ा सा मतलब हाँ, दोनों में अंतर है। मतलब इस समय जो आतंकवादी हैं उन्होंने शस्त्र उठा रखा है और इन लोगों ने भी शस्त्र उठाए, लेकिन उस समय के जो क्रांतिकारी थे वो कभी निर्दोष लोगों को नहीं मारते थे, कभी निर्दोष इनोसेंट लोगों को उन्होंने नहीं मारा। पर अभी जो आतंकवादी है, ये टेररिस्ट कहते हैं इनको, तो ये टेरर के बल पर ये लोगों के बीच भय का संचार करना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, इसीलिए पब्लिक प्लेस पर बम गिराते हैं, ट्रेन में बम गिराते हैं जहां पर बच्चे तक मारे जाते हैं। तो ऐसा काम इन्होंने नहीं किया, ऐसा काम नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने जो किया बस वो ये था कि आप लोगों को भी बताना और सरकार को भी बताना कि स्वतंत्रता तो हमारा अधिकार है तिलक की तरह, और इससे कुछ कम नहीं। तो भी बस हथियार उठाने की वजह से ही यूपीएससी क्वेश्चन में हमेशा क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन कह देती है। तो इसमें भगत सिंह का योगदान ही आपको बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये आया है 2000 में कि भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में आतंकवादी आंदोलन कैसे सशक्त हुआ। तो ये आपको दोबारा पूछा जा सकता है, इसको भी लिखिएगा कि अन्य देशों में आतंकवादी आंदोलन कैसे सशक्त हुआ। तो आप इसको अलग अलग लिखेंगे, इसको अलग अलग देशों में जहां जहां पर हुआ, जैसे जैसे हुआ, जिन्होंने नेतृत्व किया, वो सब लिख देना है आपको। तो चलिए फिर, मुझे लगता है कि मैंने बहुत डिटेल में इसके पहले भी आपको क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ाया और एक एक घटना बताई है, तो वो प्रीलिम्स के लिए था, एक एक फैक्ट। आज मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो 21-22 के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है कि 10 दिसंबर से इतिहास का वैकल्पिक विषय, इतिहास का बैच शुरू हो रहा है, एकदम फॉर श्योर। और समाजशास्त्र का भी शुरू हो जाएगा, अभी डेट नहीं बता रही मैं इसका कंफर्म। तो जिनको भी हिस्ट्री सोशियोलॉजी पढ़ना है वो एनरोल्ड हो जाएं। बाकी जीएस बैच सभी पेपर के लिए चल रहा है। जो 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है, एनसीईआरटी पहले पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, फिर मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, चैप्टर वाइज मुख्य किताब पढ़िए, फिर पढ़ने के बाद नोट्स बनाइए चैप्टर वाइज। तो चैप्टर पढ़ते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, सेल्फ नोट्स टीचर देगा तब भी, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करना है आपको, नहीं तो पिछड़ जाओगे। तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी अनअकैडमी पर ऑलरेडी मेरा बैच है, रिंकू लाइव मेरा कोड है, इस कोड को आप यूज कीजिए अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए, और हर तरह से गाइडेंस लेने के लिए, और गाइडेंस में, किसी की गाइडेंस में आप अपनी तैयारी करते रहें उसके लिए। तो ये देखिए, ये मेरा कोड है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोड तो ये है, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। तो कोड इज रिंकू लाइव और ये टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेशन को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।